हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से तैयारी में जुटे होंगे। मैं आपको यहां आपके एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स का सेक्शन है उसके सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखा रहा हूं, जिससे आप अपने पेपर में जा करके बेहद ही कम समय में सारे के सारे सवालों को करके अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। एकदम एग्जाम में जाकर फोड़ देना है, ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ा दूंगा। तो आप इसके लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। यहाँ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आज के इस वीडियो में हम जो एमटीएस के इस साल के लिए जो बम्पर वैकेंसी आई है उसको छोड़ कर नहीं जाने देना है। उसी के तहत मैंने एक प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है, सीरीज, जिसमें 8-9 वीडियोज मैंने डाल दिए हैं। वो जाकर के आप देखें। उन शुरुआत के वीडियोज में 8-9 वीडियो में मैं नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, एवरेज, इन सबों को एक जगह किया है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो और एक तरह के सवालों को करने से आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, जिससे आप जैसे भी सवाल मिले उससे 2-4 सेकंड से ज़्यादा समय ना दे करके उसे सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो से हम परसेंटेज को शुरू करते हैं, जिसमें परसेंटेज का यूज होता है। जैसे परसेंटेज तो हो ही गया, पीएलडी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, एसआईसीआई हो गया। ऐसे टॉपिक्स का हम करेंगे। 2-4 वीडियो से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2022 में करने लायक ऐसे ही सवाल होंगे। हल्के सवाल भी कराऊंगा मैं और सारे सवालों को करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, उसे करेंगे, मिसलेनियस को करेंगे, एडवांस सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे। बस आप बने रहिए। तो चलिए सवालों की ओर चलते हैं। तो आइए करते हैं पहले सवाल को बेहद ही शानदार ढंग से। ऐसे तरीके सिखाऊंगा जो यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे ही देखिए, आपको इतनी जल्दी करना सिखा दूंगा ना, इतनी जल्दी करना सिखा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये अक्सर ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। एमटीएस, सीएचएसएल, ग्रुप डी, रेलवे और मतलब इवन सीजीएल तक में देखने को आसानी से मिल जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसे हम करते हैं रेलवे के, बैंक के, एसएससी के, सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे कि एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। बैग का अंकित मूल्य 6400 रुपया है और अर्जित लाभ 25% है। तो बैग का क्रय मूल्य क्या है? अब इससे आप समझ ही गए हो कि 6400 रुपया अंकित मूल्य। जब आप दुकान में जब भी जाते हो तो कुछ ना कुछ तो चिपकाया होता है, प्रिंटेड होता है, उस पर कुछ डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? तो बोल रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी अंकित मूल्य दे, कुछ छूट दे और कुछ लाभ या हानि हो, तब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं आज आप नोट कर लेना। इससे डायरेक्ट यूज करना कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि अंकित मूल्य, इसको मैं और मूल्य कर देता हूं, अमूल मत है, अंकित मूल्य गुने ऊपर क्या करना है, हमें ऊपर लिखना है कि ये छूट वाला जो मूल्य होगा। जैसे छूट कितने का दे रहा है तो 12.5 का दे रहा है। तो इसे आप 100 से घटा करके लिख दो कि छूट क्या होता है, कमी को दर्शाता है। तो यहाँ 87.5 हो जाएगा। इससे आपको समझना है, बस एक ही बार आप ध्यान में देना। उसके बाद तो जब 2-4 सवाल कर लोगे तो हो सकता है कि वो चुटकियों में क्या आप बिना पेन पेपर के सॉल्व करोगे। तो जब क्रय मूल्य निकालना हो, क्या बोला मैं कि अंकित मूल्य जब दिया रहे तो जो छूट वाला है तो 100 में से छूट को घटा के लिख देंगे 87.5। और अगर लाभ हो तो नीचे उसको जोड़ करके लिखेंगे, हानि हो तो घटा करके लिखेंगे। ये छूट वाला मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूं और ये लाभ या हानि वाला सेक्शन नीचे होगा। तो जब लाभ है तो लाभ होगा यहाँ 125। अगर लिखने को आप लिख सकते हैं कि 100 माइनस, ये अगर मैं लिखवा ही देता हूं आपको, चाहे पहले कर लेते हैं उसके बाद लिखवा देता हूं। तो यहाँ अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है कि 6400 है और ये 87.5 और ये 125। तो 125 से ये हो जाएगा 0.7, यानी इससे इसको ये करेंगे 0, 7 चौके 28 और उसके बाद आपके पास ऑप्शन में सिर्फ 8 यही है तो हम टिक कर देंगे। आपको मैं यही बोल रहा हूं कि आपको एक सेकंड बचाना मैं सिखा दूंगा, एप्लीकेशन सिखाऊंगा, आपके दिमाग को शार्प कर दूंगा। आप जो जानते हो वो बेहद बेहतर चीज है, लेकिन उसकी धार कैसे तेज होगा ये मैं करूंगा आपका। तो बस इसके बाद हम नहीं सॉल्व करेंगे, पेपर में नहीं करना है, लेकिन चलो यहाँ कर लेते हैं कि ये हो गया 7 चौके 28, 8 2 रहा, 7 6 42, 2 44। तो यही आंसर होगा इसका।
तो आप इसे नोट क्या करो कि जब भी क्रैमुल ऐसे दिया रहे तो यहाँ पे आपको मतलब याद रखना है कि क्रैमुल जब निकालना हो, अंकित मूल्य दिया रहे, तो यहाँ करेंगे हम 100 माइनस, ये हो गया छूट, प्रतिशत में नहीं, बस ऐसे ही, और यहाँ 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, जब भी आपको हो। और यही स्थिति में कई बार अंकित मूल्य निकालना होता है, क्रैमुल दिया रहता है, तो बस यह क्या करना है कि हम उधर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो जब आप उस सिचुएशन के लिए कि जब अंकित मूल्य निकालना हो, तो यहीं से आप इसे भी डिराइव कर सकते हैं कि अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, क्रैमुल हो जाएगा, क्रैमुल, और इसे गुना करेंगे तो ये 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि और बटा ये 100 माइनस छूट। छूट तो हमेशा वही होता है। तो आप ऐसे इसे डायरेक्ट यूज करना, यही तो मैं बोल रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि जो आप विश्वास भी नहीं करो कि अच्छा ऐसे भी बन सकता था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसे अब आइए, हर जगह हर एग्जाम में, कंपटीशन के हर, दुनिया के हर एग्जाम में ये दिखने वाला, बार बार दिखने वाले इस सवाल को हम धुएं उड़ाते हैं, एकदम हवा में उड़ा करके करेंगे कि यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और सीआई जिसना पता हो जिन्हें, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5000 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त सीआईएसआई का अंतर कितना होगा, तो 25 पचे 125 यानी कि इसका 12.5 होगा। वो कैसे, आप भी ऐसे करना सीखेंगे आज के बाद से, लेकिन उससे पहले सवाल को मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे सीआई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, एसआई जिन्हें ना पता है, अब तो मंगल ग्रह वालों को भी पता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया साधारण ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज। मैं इसमें क्या समझने वाली एक शब्द है कि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा लिखने का ये तात्पर्य हुआ कि साल भर में कंपाउंड किया जा रहा है, हर साल ऐसे ऐसे बढ़ेगा, 1 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब है ना कि ब्याज जो है ना सालाना काउंट हो रहा है। जैसे ये ना भी लिखे तब भी ऐसे ही होता है। अगर आपसे इससे पहले सवाल बनाए होंगे तो ऐसे ही सवाल मिलता होगा कि जहां लिखा ना रहे तब भी हम सालाना ही मानते हैं। लेकिन ये लिखने का ये तात्पर्य है कि हो सकता है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ना होकर के ब्याज अर्धवार्षिक, ये हो गया, फिर द्विवार्षिक भी देखने को मिलता है, फिर त्रैमासिक मतलब 3 महीने पर भी देखने को मिलता है, छमाही लिखा रहेगा, अर्धवार्षिक लिखा रहेगा। तो जैसा लिखा रहेगा वैसे करेंगे। पहले हम इसे करते हैं ऐसे ही हवा में उड़ाते हुए कि अगर आपको मतलब मैं वो हर चीज सिखा दूंगा जो आपको पेड कोर्सेज में भी ना मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ मैंने भी सीखे हैं, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो तो मैं ही बता पाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वो आप ये देखो कि 5000 अंतर इसी पे होगा क्योंकि राशि यही है। अब 5% का 10% हो, 30% हो, 20% हो, कुछ भी ऐसे हो, आपको CHSL तक लेवल में 2 वर्ष वाले ही दिखते हैं। 3 वर्ष दिखे तब भी बनाएंगे हम, सवाल दिखेगा करके दिखाऊंगा, वो भी चुटकियों में होगा। लेकिन जब भी आपको 2 वर्ष टाइम टेन्योर पीरियड, ये 2 वर्ष हो, तो अब आपको कुछ नहीं करना है अंतर के लिए कि इसका स्क्वायर कर देना है या इसको आपस में गुना कर देना है 2 बार। जैसे ही आप गुना करोगे तो 5×5 = 25, तो 25, तो इसके लिए हम हमेशा 100 से भाग देते हैं, जो भी आएगा उसे 100 से भाग देंगे। तो 25 जो आया तो 25/100 हो जाएगा, तो ये 0.25 होगा। और ये जो हम निकालेंगे ना, यही अंतर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी राशि पर 2 साल का CISI का अंतर यदि 5% ब्याज की दर हो, तो वो हमेशा 0.2% ही होगा धनराशि का। किसी भी राशि पे 5000 है तो 5000 का निकालेंगे, इतना प्रतिशत। ये आप याद रख लो, 5% पे 0.25 कैसे निकाला मैंने, ये आपको बता ही दिया कि बस इसका स्क्वायर कर देना है या इसे आपस में गुना कर देना है। तो 5×25 100 से भाग देंगे। ये हमेशा आप ध्यान में रखो कि ये पॉइंट के आसपास ये बहुत छोटी होती है, 1, 2, 4 ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसे हम निकालते हैं, ये 2 से 2 उड़ा देंगे और ये
25 पचे 125 हो गया। और यहाँ से मतलब चलो इसे लिख ही देता हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। तो ये हो गया, 2 अंक से देंगे, पहले ही मैं टिक कर दिया हूँ। इसीलिए मैं बोला कि जब आपको पता हो कि 0.25 होता है, तो जैसे ही आप पढ़ोगी 5000 का, तो 5000 पे 0.25, तो यही तो गुना हो रहा है। काटने पीटने की वो दिमाग आपका एडजस्ट हो जाता है कि अच्छा 25 पचे 125, बस यही दिख रहा है, इसे ठीक करेंगे। पॉइंट तक को नहीं देखना वगैरह है इसमें, आप ऐसे टिक करके आराम से भरोसे से आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे इसी में आप देख लो कि अगर 10% होता तब अंतर 1 का होता, क्योंकि 10 दहा को 100 हो जाता, 10 का स्क्वायर करेंगे तो उसे जब 100 से भाग देंगे तो वो 1 होगा। हमेशा के लिए आप याद रखो ऐसे। तो जब मेरे से साथ बने रहोगे तो मैं आपका प्रैक्टिस करवाते रहूंगा एकदम कि कैसे इसका होता है। अगर 20% होता तो 4 होता, 20% का 4 होता, वो वही होना है। इस तरीके से चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए अब तीसरे सवाल को करते हैं, जो एक बेहद ही आसान सवाल है। बस इसे प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि कई को देखा हूं कि इसमें कई बच्चों ने इसमें भी टाइम लगाते हुए मतलब सॉल्व करते हैं। वो कि सब प्रश्न है कि रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रयमूल्य 1600 दे रखा है, और उस पर बोला कि रवि ने 10% हानि पे बेचा, तो रवि ने मेज की मूल्य पर किस मूल्य पे बेचा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है 10% हानि पे, तो कई बार हानि निकाल करके और बच्चे इसमें से डिवाइड करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। जब भी मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 1600 है, हानि 10% है, तो आप हमेशा 100 पे ऐसे सॉल्व करो कि अच्छा 100 का समान 10% हानि पे, बस 100 में इसे घटा देना है, 90/100। ऐसे ही आप गुना करोगे, ये डायरेक्ट आएगा। जैसे इसे काटोगे 16 में 44 से 144 आप टिक करोगे। हमेशा ऐसा नहीं है कि 100 का पहले 10% निकालना, फिर उसे 1600 से निकालना, घटा करके लिखना, ऐसे नहीं करना है। बस ये इजी था, लेकिन बस यही बताने के लिए मैंने इसे करवाया। बढ़ते हैं आगे। चौथे सवाल को करते हैं। बेहद ही इजी सवाल, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा सवाल कई बार मैंने देखा है कि प्रैक्टिस में रहने वाले बच्चों को भी गलतियां करवा देता है। कि प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि प्रतिशत 25% होगा। आपको भी ऐसे ही करना है, इतनी ही जल्दी आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करने का तरीका बढ़ेगा। बस आप प्रैक्टिस में बने रहो कि एक वस्तु का जैसे विक्रय मूल्य हानि अगर 1 है, आप ऐसे ही सोचो कि हानि अगर 1 है तो विक्रय मूल्य क्या है कि हानि का 3 गुना है। 3 गुना है, आपको नहीं लिखना है, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये यहाँ सीखने में समय दे देना है ताकि पेपर में समय ना देना पड़े। तो विक्रय मूल्य 3 है, हानि 1 है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि यानी 4 होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा कि 1/4 क्रय मूल्य पे निकलता है, 1/4 गुने 100 यानी 25%। यही मैं बोल रहा हूँ कि गलती कहाँ होता है कि जल्दीबाजी में वो क्या देखते हैं कि अच्छा हानि 1 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो वो 33% को टिक कर देते हैं कि 1/3। नहीं, विक्रय मूल्य 3 है और हानि 1 है, तो क्रय मूल्य 4 होगा, 1/4 यानी 25%। इसे आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 5वें सवाल को करते हैं कि यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेहद ही इजी, फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो सारे सवाल आपको करवाऊंगा जिसमें आप 1 सेकंड 2 सेकंड तक बचाओगे, क्योंकि यही बचा करके तो सफलता की ओर बढ़ना है। तो जब भी आपको देखो कि बराबर के इस तरफ भी प्रतिशत है और बराबर के इस तरफ भी प्रतिशत है, तो आपको परसेंटेज का कोई यहाँ प्रयोग नहीं करना है, कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ ऐसे लिखो और 700 गुने ऐसे लिखो, एकदम बस ऐसे ही करना है। कोई परसेंटेज वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये 20 हो गया तो ये 850 यानी कि ये ऑप्शन ये वाली टिक करेंगे। जब भी आपको हो, ऐसा ना हो कि आप बटे में 100 लिखो, फिर यहाँ बटे में 100 लिखो, 100 से 100 को काटो, 4 सेकंड 3 सेकंड तो जरूर आपका बर्बाद होगा। तो आप बस ऐसे, यही बताने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। बढ़ते आगे। अब आप इस प्रश्न को देखो जो बोर्ड पे है, ये आपको परेशान करता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये परेशान करता है। लेकिन आप इसे बड़े ही आसान से कर सकते हो कि प्रश्न है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वह 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो प्रस्तावित एसआई और सीआई की वार्षिक दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष में दोगुनी हो जा रहा है यानी 1/8, और चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष में 4 गुनी यानी 1 में 2 यानी 1
एक इधर हो गया 1/8 यानी 1/8 इसका अनुपात होगा। आप ऐसे ही इसे करोगे आज के बाद से। आप ध्यान दो कि एसआई पर पहले हम आते हैं। एसआई सीआई का मामला क्या है कि एसआई में साधारण ब्याज की 8 वर्षों में कोई राशि 1 है। ये एसआई के लिए हम कर रहे हैं और इधर सीआई के लिए समझने के लिए, मतलब बिना पेन पेपर का होगा ऐसे ही जैसे मैंने किया कि एक राशि है जो 8 वर्ष में, ये 8 वर्ष ले रहा है और 2 गुना हो जा रहा है, यानी 8 वर्ष में एसआई कितना हो रहा है 1। और वही अब सीआई में आते हैं कि सीआई वाला क्या है कि एक जो है तो स्वयं की 4 गुनी हो जा रही है। कितने में? ये 2 वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, दोनों का हमने लिख लिया। एसआई 8 साल में मतलब 1 हो रहा है तो प्रति वर्ष कितना होगा? प्रति वर्ष का हमें दर यही होता है प्रति वर्ष, तो 1/8। और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का मामला हो तो ये 2 हो तो स्क्वायर में चलता है, 3 हो तो क्यूब में चलता है। तो जब भी 2 वर्ष का है तो इससे आप कुछ नहीं 1 और 2 लिख दो। इसका स्क्वायर रूट निकालो 1 और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यानी ये 1 वर्ष में सीआई जो है ना 1 हो जा रहा है। सीआई ये हो गया प्रति वर्ष का। ऐसे ही आपको करना है, 3 गुने होगा तो ये 8 रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना, ऐसे ही सवाल रहेगा। जब ऐसे सवाल आप बार बार करोगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने से बहुत बढ़ेगा। तो 1 4 जब भी हो सीआई का मामला हो तो स्क्वायर रूट आप निकाल दो 1 और यहाँ 2। तो ये पहले वर्ष का है कि पहले वर्ष में 2 गुना हुआ, दूसरे वर्ष में 4 गुना होगा, तीसरे वर्ष में तो क्यूब यानी 8 गुना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल में 4 गुना होता है ना तो 4 साल में 8 गुना होगा, नहीं, वो हर बार वो 2 गुना हो जाता है। 1 साल बढ़ेगा कि वो 2 गुना हो जाएगा, 1 साल बढ़ेगा कि 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ सीआई का 1 है और यहाँ 1/8 है, तो अनुपात पूछ रहा है तो ये होगा। और जब 8 से गुना करेंगे हम तो यहाँ 1 और यहाँ 8 यही होगा। आपको पता ही होगा कि भिन्न हटाने के लिए जो एलसीएम होता है नीचे से वही गुना करते हैं। 8 से यहाँ गुना कर दो, यहाँ कर दो तो 1/8। इसे टिक करेंगे। आप इसे ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करो और भी मैं सवालों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं, सवाल आएंगे, प्रैक्टिस होगा। 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से कि एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है? 40% तो 60 यानी 66.67%। 6 रेकरिंग वाला मामला है। तो इसे हम करते हैं, जैसे आप ये समझो कि कोई सामान लिखने का तरीका क्या है होगा आपका हमेशा कि मतलब क्रय मूल्य आप 100 मानो। ये मतलब लिखने सिखाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, ना कि लिखना है पेपर में। तो अगर 100 होगा और हानि बोल रहा है कि 40 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 60 होगा। बस ये हानि हो रहा है 100 का माल, 40 हानि तो 60। तो अब यही बोल रहा है कि हानि की राशि जो 40 है वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 60 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो चलिए निकाल देते हैं। जिसके बारे में पूछ रहा है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य नीचे जाएगा। तो ये 4 दूनी और ये 4 तिया यानी 200/6, 200/6 यानी 66.666। ऐसे कहने का मतलब ये बढ़ता जाएगा प्रतिशत। हम इसे 66.67% पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न को देखिए, इसमें कई बार मतलब बच्चे लिखने में कंफ्यूज करते हैं कि प्रश्न है कि बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% अधिक है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जब भी ऐसे हो तो इसको लिखने का मैं एक शानदार तरीका बता रहा हूं कि किससे वो बार बार बोल रहा है कि ए से जब भी ऐसे हो यानी जिस संख्या का ज्यादा से ऐसे पूछे कि ए से, बी से, सी से, तो उसमें देख रहे हैं बार बार कि यहाँ भी ए से अधिक या कम है, यहाँ भी ए से अधिक या कम है। तो हम इसे ए बी सी ऐसे लिखेंगे। ए को हम 100 लिखेंगे कि 100 है, मान लिया। अब बोल रहा है कि बी जो है ए से 10 अधिक है प्रतिशत। जब आप 100 मानते हैं तो प्रतिशत खत्म हो जाता है, ध्यान में रखना है। बस आप बिना प्रतिशत का ये काम कर सकते हो फिर। तो बी जो है 10 अधिक है 110, सी जो है ए से 20 कम है यानी 80। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बी जो है सी से कितना अधिक है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 अधिक है। किससे पूछ रहा है? तो बी पूछ रहा है सी से। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी 30 अधिक है। किससे? सी से। तो सी नीचे जाएगा बेस में 100
यानी ये 5, ये 4, ये 7.5 और ये 7 × 5 = 35, 37.5 किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है 37.5। तो आप ऐसे ही लिखना, जब आप बार बार मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो अब आपको पता चलते रहेगा कि कब क्या लिखना है। आप ऐसे ही कोशिश करना, बढ़ते आगे, ऐसे सवाल मिलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। अब 9वें प्रश्न को करते हैं कि प्रश्न है, रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से, सूची मूल्य मीन्स अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस से 25% कम मूल्य पर खरीदा और इसे अपने पड़ोसी को अपने क्रय मूल्य के 40% लाभ पे बेच दिया, तो कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। अब जब एक बार वो लाभ प्रतिशत दे ही दिया है तो दोबारा काहे को पूछ रहा है? तो बाबू, ये लाभ प्रतिशत अक्सर जब ना लिखा रहे तब भी वो क्रय मूल्य पे गणना किया जाता है हमेशा, लेकिन अब आपको भाई पेपर में परेशान करना है तो ये पूछ रहा है कि सूची मूल्य पर इसको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करना है कि आप मान लो कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, तो इस पे 25% कम मूल्य पे खरीदा अंकित मूल्य से, यानी 25% छूट मिला। तो मैं पिछले सवाल में ही बताया कि जब आप 100 मान लोगे तो फिर परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी कि 25 कम में वो खरीदा, यानी 75 में खरीदा, तो इसका 40%, क्रय मूल्य के 40%, तो 75 का 40%, तो 75 का 40% 30 होता है। आप अगर निकाल भी सकते हो, और नहीं तो ये आप 10%, बस 4 से इसमें गुना कर दो, 40% की बात कर रहा है तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कि 30 होगा, 40%, 300 नहीं होगा, 30 होगा। ऐसे ही आपको समझना होगा, आप ये समझने लगोगे, नहीं तो आप ऐसे निकालो कि 75 का 40% क्या होता है। तो ये भी मैं लिखना सिखा दूंगा धीरे धीरे कि जब 40% की बात हो तो आप कहीं भी 40/100 नहीं लिखना, 2/5 लिखना। ये जो 20 से काटने पे आता है, जो 5 से 15 यानी 30, तो 30 का वो लाभ लिया, तो 75 के समान पे वो जब 30 का लाभ लेगा तो 105 हो जाएगा। तो वो अब वही बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर वो कितना लाभ ले रहा है, तो 5 ले रहा है 100 पर। तो आपको पता ही है कि इसका क्या होता है, करने की जरूरत नहीं है। जब 100 पर 5 ले ही रहा है तो मैं बोला कि 100 पे जब भी हो तो प्रतिशत का गणना होता नहीं है। 100 का सामान आपने 105 में बिका तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको ये बार बार लिखता हूँ कि ये जब भी 100 पर 105 में बेचा, यानी 5% का लाभ हुआ अंकित मूल्य पे। ऐसे तो एक्चुअल में लाभ क्या है, 40% का। ध्यान रखना है, बढ़ते हैं आगे। लोग 10वें प्रश्न को करते हैं। पढ़ने में ये बड़ा सा देख करके डरना नहीं है, इसकी भाषा को देख करके बहुत ही इजी है। प्रश्न है कि कीर्ति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश 3 वर्षों के लिए किया। यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहली वाली वार्षिक ब्याज दर से 2% अधिक दर पर क्या होता तो 540 रुपये अधिक का ब्याज प्राप्त होता। कीर्ति ने कितने राशि का निवेश किया? पहली चीज ध्यान देना है, सवाल भी कहता है कि शिक्षा योजना में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको अधिक ब्याज दर मिलेगा। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट होता है, सबको करना चाहिए। अब यहाँ आप देखो कि बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना ज्यादा मिला, तो 3 वर्ष के लिए जब वो कर रहा है तो 540 मिला ज्यादा, यानी 1 वर्ष में वो 180 रुपया ज्यादा कमा रहा है। मतलब उससे राशि मिलता, तो ये साधारण ब्याज पर इन्वेस्टमेंट है। तो बोल रहा है कि 1 साल में वो 3 साल में 540, तो 1 साल में 180। ये क्यों 180 ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि ब्याज दर 2% ज्यादा है, 2% ब्याज में ज्यादा मिल रहा है, तो वो रुपये में 180 के बराबर ज्यादा मिल रहा है। तो हम 100% निकाल देंगे, बस यही आंसर होगा, यही होगा राशि। तो यहाँ से जैसे ही आप इसमें 9 से गुना करोगे तो इसमें 9 से गुना करोगे, 9000। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। 2% बराबर 180, तो 290 180, तो 190 9000। या आप यहाँ इसमें गुना करो तो 50 से, तो इसमें 18 25 90। मतलब आप जैसे भी करो, ये करने के तरीके हैं, बड़ा ही आसान है। तो बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से इसे देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। हम लोग 11वें प्रश्न को करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा करना इसे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 22% की कमी होती है, तो उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है?
जब भी आपको मतलब 100 पे आप किसी से भी बनेगा, 100 मानो 10 मानो कुछ से ये बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज में 100 मानना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हम यहाँ 100 ना 1000 मानेंगे। ऐसा क्यों है कि जब भी 22, 32, 39, 33 ऐसे प्रतिशत हो, 15, 10, 40 मतलब ये 5 और शून्य वाले हों, तब 100 पे आसान हो जाता है। 22 पे क्या होता है कि डेसिमल दशमलव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप 1000 भी मानोगे तब भी बनेगा, 100 मानोगे तब भी मानेगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके दिमाग की बत्ती वो जलेगी कि कब क्या मानना है। आए ऐसे लिखने के लिए एग्जाम में आप कोडिंग करना, इसे ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया। पेपर में उतना नहीं लिखना है, ये 1000 है। आय को हमने 1000 माना तो व्यक्ति का 40% वो खर्च करता है, यानी 400 इसका होगा 40%, 400 होगा। आपको ऐसे ही एकदम मतलब ध्यान में रखना है। प्रतिशत तो ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस सही से कर लोगे तो लिखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। तो 400 तो बचत कितना हो गया 600। अब बोल रहा है कि व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि 150 बढ़ा। इसका 15% 150 होगा, 100 का 15% 15 तो 1000 का 150, तो ये 1150 हो गया। खर्च के बारे में क्या बोलता है कि 22% की उसने कमी की, तो 22% की कमी मतलब घटेगा, खर्च को उसने कम कर दिया। तो 22 चौके 88, इसका 22% 88 होगा। आप 400 का 22% निकाल सकते हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुँह ज़बानी वाले ये चलेंगे। तो 88 हो गया, ये 88 कमी हुआ सॉरी, तो ये हो गया 312। पहले 400 था, अब वो कमी करके 312 कर दिया है। तब उसका बचत क्या होगा, तो ये 800 और ये मतलब इसमें से जाएगा तो 838, ये इसका बचत हुआ। अब बोल रहा है कि बचत में उसका प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो कितना बढ़ा है, 238 से बढ़ गया है। तो यही हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कि 238 पहले क्या था 600, तो 600 नीचे जाएगा, 100 से गुना करते हैं, ये 6 हो गया। 6 से जैसे ही काटेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 240 होता तो 40% के आसपास होता, और यही लगभग बोल रहा है तो हम यही से टिक कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा धीरे धीरे। फिर भी मैं निकालता हूँ कि 6 18, 5 58, 9 6 54, 4 उतरा 40 हो गया, तो 6 6 36, 6 6 36 ये रेकरिंग वाला मामला हो जाएगा। तो 40 को हम टिक करेंगे क्योंकि लगभग में पूछ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम 12वें प्रश्न को करते हैं कि रणवीर ने एक कार के क्रय मूल्य पर 50% की छूट में कार खरीदी। यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख रुपए कम का भुगतान करना पड़ता, तो कार का क्रय मूल्य कितना है। कितना आसान है ना यह प्रश्न। तो आप भी ऐसे ही करोगे कि बोल रहा है कि 50 मतलब आप क्रय मूल्य 100 बोल दिया तो 50% की वो छूट पे खरीदा। अब छूट अगर 60% होता, यानी 10% ज्यादा छूट मिलता, तो यही इसी की वजह से तो रणवीर का 1 लाख रुपया बच जाता। यानी कि जो ये 10% का छूट है वो क्रय पर वो खरीद बोल रहा है छूट, तो 10% का जो छूट है वो 1 लाख के बराबर है। तो हम 100 निकाल देंगे कि क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, तो 100 है तो बस 1 शून्य और बढ़ा देंगे हम यहाँ, ये 10, ये 0 0 0, 10 लाख इधर, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को मैं ये करवा रहा हूँ आपको बार बार कि ये थिंक विदाउट इंक वाली बात है कि 10% बढ़ा तो 1 लाख की कमी हुई छूट में, तो 100% कितने के बराबर, तो 10 लाख के बराबर। ऐसे आप एकदम 1 सेकंड 2 सेकंड उससे ज्यादा नहीं। बढ़ते हैं। अब हम लोग 13वें प्रश्न को करते हैं कि डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। प्रति वर्ष 5% की वृद्धि यानी चक्रवृद्धि है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला मामला है। तो ये 5% चक्रवृद्धि ब्याज हो या लगातार वृद्धि हो, मैं अपने बच्चों को ये सिखाया है, मैं आपको भी ये बार बार बता रहा हूँ कि इसमें AB फॉर्मूला लगाइए। तो 5% की लगातार वृद्धि 2 वर्ष के लिए, यानी 5 5 10 और 5 25 10.25। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, नहीं तो आप मेरी तरह भी ऐसे प्रैक्टिस करते करते जैसे ही एकदम दिमाग में आएगा आप तुरंत करोगे कि 8% रहेगा तो 16
10.64 5% रहा, तो 10.55 10% का रहा 2 वर्ष के लिए, तो 21%, 20 का रहा तो 44%। आप ऐसे ही एकदम जैसे 15 का रहा तो 32.25 आप ऐसे ही करोगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसके लिए कुछ खास मेरिट की जरूरत होती है, करते करते आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बस आप बने रहें। तो 5% के लिए 5 + 5 यही होता है 5 × 5, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। 5 × 5 10 और 25 हो गया, तो ये 10.25% का ये नेट वृद्धि होगा 2 साल में। तो 10.25 × 100, ठीक, सॉरी हम इसे सॉल्व करते हैं, मतलब गुना करते हैं, वो खांसी आ गया था इसके लिए सॉरी फिर से। तो ये हो गया 1008 और 25 8 200 यानी 8.2 और ये 88.8। जब 8.2% के आसपास मतलब ये आया प्रतिशत वृद्धि, तो 80 में वो जुड़ जाएगा 2 साल में। यही मैं बोल रहा हूँ आपको, जब भी ऐसे वृद्धि हो तो आप ये भी फॉर्मूला यूज करना कि अच्छा वो 5% का वृद्धि हो रहा है 2 साल के लिए, तो नेट वृद्धि क्या होगा कि 10.25 का होगा। 10.25% निकाले तो 8.2 आया, 80 और 8 88.2% इसका मूल्य होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 14वें प्रश्न को करते हैं कि एक पंखे का मूल्य 1560 रुपये में, मतलब एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? यार काहे को हानि करवाना, चलो ठीक है, वो पूछ रहा है तो हम निकाल देते हैं। इसे भी लिखने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब रुपये का दे और रुपये पर पूछे, बोल रहा है कि 1560 में बेचने पर 30% का लाभ हुआ, तब फिर से लाभ या हानि दे, तब क्या करना है कि 30% लाभ पे यानी कि 130, 30% जोड़ देना। लाभ जब भी हो तो 130। ये कब? जब 1560 में बेचते हैं तब। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 960 के पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो बस आप ऐसे ही गुना कर दो। तो चलिए इसे हम काटते हैं, 13 एकम, इसे छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा आसान है, इससे इसे काटेंगे और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये 12 बार में इससे ये कट गया और 12 8 96, ये 80 यानी 80। अब बोल रहा है कि उस पंखे को कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो 900 जब 1560 में बेचे तो 130 था, तो 960 का हम निकाल दे तो 80 के बराबर है, यानी 100 से कितना कम, तो 20% का कम हुआ, 20% का हानि हुआ। कितना आसान है ये निकालना, जब आप इसे समझ जाओगे लिखना तो कुछ भी नहीं है ये। 30% लाभ का था, अच्छा लाभ लिख दिया मूल्य नीचे। अब पूछ रहा है कि 960 मूल्य पे, तो 960 से गुना कर देंगे, बस ये 80 आया। तो 80 आया तो बोला कि 960 बेचने पे मतलब 80 के बराबर आएगा। 1560 130 के बराबर था, तो 960 80 के बराबर था, यानी कि 20 की हानि हुई। तो बढ़ते हैं आगे। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न को, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को चंद सेकंडों में, 2-3 सेकंडों में करते हैं। कि प्रश्न है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 कर दिया, पर हानि में 4% की वृद्धि होती है, तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ज्ञात होता है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 4% हानि। कब 4% हानि की वृद्धि होती है? जब 440 से घटाकर 410 कर देते हैं, यानी कि 30 जब आप कम रुपए ले रहे हो बेचने में, कमी किया, तो 4% की हानि हुई। तो 100% जो क्रय मूल्य होगा वो कितने के बराबर होगा? तो 4 से इधर करोगे तो 25, तो इधर 25 गुना करो तो 25 या 75, 750 किधर है? इधर है। आप ऐसे ही इसे चुटकियों में करोगे। 4% की हानि हो रहा है, तो हम देखें अच्छा पैसे में वो 30 के बराबर है, तो 100% क्रय मूल्य होगा तभी तो वो 100 होगा। 100 निकाल देना है, तो 100% निकालेंगे तो 25, 4 में 25 से करेंगे तो इधर 4 में 25 से किया तो 100, तो 3 में 25 से करेंगे तो 750। बस यही जी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इस बार सफलता से चूकना नहीं है, बस बने रहिए। आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करते रहिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।